हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि श्री अरविंदो घोष से संबंधित है, जो कि एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। इसके अतिरिक्त एक आध्यात्मवादी एवं दार्शनिक भी थे। इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन आई वुड लाइक टू से प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. अरविंदो घोष कोई साधारण शख्सियत नहीं थे। वे एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, जैसा कि अभी हमने बताया। इसके अतिरिक्त वे राइटर थे, दार्शनिक थे, अच्छे वक्ता थे तथा साथ ही साथ उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो इंटेलेक्चुअल थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अभिलाषा अपने हृदय में रखते थे। साथ ही अरविंदो घोष का जो समस्त जीवन था वो कहीं ना कहीं योग से संबंधित था। वे मनुष्य और विश्व दोनों की ही उत्पत्ति सत्य एवं वास्तविक मानते थे। कहीं ना कहीं हमारे एंशियंट कल्चर और वेद पुराण उपनिषदों से वो प्रभावित थे। तो हम कह सकते हैं कि जो अरविंदो घोष हैं वो कोई साधारण शख्सियत नहीं थे। पृथ्वी पर वो कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए आए थे, जिसके लिए नियति ने उनके संबंध में एक विशेष योजना बनाई थी। तो सबसे पहले हम अरविंदो घोष के जीवन परिचय के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। श्री अरविंदो घोष का जन्म आपने सही समझा है। श्री अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 यानी 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। इनके जो फादर थे वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे। इनके पिता का नाम कृष्णधन घोष था और वे ब्रिटिश सिविलाइजेशन, ब्रिटिश कल्चर से, क्रिश्चियन एनवायरनमेंट से बहुत अधिक प्रभावित थे। श्री कृष्णधन घोष ने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई की थी और कोलकाता के वे प्रसिद्ध सिविल सर्जन थे। इनकी माता का नाम स्वर्णलता देवी था और वे भी एक आध्यात्मिक महिला थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित पिता तथा आध्यात्मिक महिला जो इनकी माँ स्वर्णलता देवी थी, इन दोनों के सानिध्य में ये पल्लवित पुष्पित हुए। जैसा कि अभी हमने बताया कि इनके पिता चूंकि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत अधिक प्रभावित थे, ब्रिटिश कल्चर से प्रभावित थे और यही कारण है कि ये चाहते थे कि इनके सभी संतानें सिविल सर्वेंट बने, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दें। और इसी प्रभाव के कारण 7 वर्ष की आयु में श्री अरविंदो को शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अरविंदो घोष बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। उन्होंने अपने अध्ययन काल में लैटिन, ग्रीक तथा यूरोप की जो अन्य भाषाएं थीं उनमें जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश इत्यादि अन्य भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त किया। चूंकि हमने आपको बताया कि इनके पिता पाश्चात्य सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित थे और कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि जो इनका बेटा है, अरविंदो हैं, वो सिविल सर्वेंट बने और यही कारण है कि उन पर शुरू से ही, प्रारंभ से ही ये प्रेशर डाला गया कि उनको आईसीएस एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन जो आईसीएस एग्ज़ाम है वो भारत में कंडक्ट नहीं होता था। उस समय आज जैसी स्वतंत्रता नहीं थी जैसे आज हम सभी को है कि आईएएस का एग्ज़ाम हम भारत में ही देते हैं, कुछ निश्चित क्राइटेरिया में चले जाते हैं, वहाँ पर प्रिपरेशन कर लेते हैं। जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर और इलाहाबाद इत्यादि ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम जाकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि आप भारत में ही रहकर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करें। उसके लिए सबसे पहले आपको इंग्लैंड जाना होता था। यानी हम कह सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ हैं वो बड़ी कठिन थी, बड़ी विशद थी। तो सबसे पहले आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए इंग्लैंड जाना होगा। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि आपकी हैसियत इतनी होनी चाहिए कि इंग्लैंड जा सकें। उसके पश्चात वहाँ पर रहकर जो एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी कर सकें, क्योंकि इंग्लैंड में ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था। इसके अलावा कहानी जो है वो यहीं तक समाप्त नहीं हो जाती है, वहाँ भी बहुत सारी कंडीशंस थी। सबसे पहले इंग्लैंड जाकर आपको ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था और एडमिशन केवल ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए, पूरे 2 वर्षों के लिए वहाँ पर एडमिशन लेना होता था। उसके बाद कैंडिडेट को एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल माना जाता था। चूँकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि
अरविंदो के जो पिता थे श्री कृष्णधन घोष, वो शुरू से ही चाहते थे कि अरविंदो और उनके सिबलिंग्स आईसीएस परीक्षा को क्लियर करें। इसलिए वे शुरू से ही ब्रिटिश एजुकेशन को पक्षधर थे, या ये कहें कि ब्रिटिश एजुकेशन को, ब्रिटिश सिस्टम को तरजीह देते थे और उसी एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते थे। ब्रिटेन जाने से पहले श्री अरविंदो दार्जिलिंग में पढ़े। दार्जिलिंग को सेंटर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता था उस समय। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश एनवायरनमेंट है, क्रिश्चियन एनवायरनमेंट है, इंग्लिश सिस्टम है या वेस्टर्न कल्चर है, वो कहीं ना कहीं पूरे परिवार पर हावी था। लेकिन इसके बाद भी श्री अरविंदो घोष की तारीफ करनी होगी कि वो इंग्लिश एनवायरनमेंट से, इंग्लिश सिस्टम से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं थे। वो इंग्लिश सिस्टम का, इंग्लिश एनवायरनमेंट का, इंग्लिश लैंग्वेज का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विरोध करते थे। वे अपनी कम्युनिकेशन में हिंदी लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज यानी हिंदी और बंगाली को तरजीह देते थे और यही भाषा बोलते थे। अरविंदो घोष के मन मस्तिष्क में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की भाषा इतनी अधिक प्रभावी थी, या ये कहें कि वो इन सब चीज़ों से इतना अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को हार्टलेस डोमेन बोल दिया। बात करते हैं कि उन्होंने आईसीएस की परीक्षा कब पास की, तो 1890 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की और वो इतने टैलेंटेड थे, इतने प्रतिभावान थे कि 250 कैंडिडेट्स में उन्होंने 11वीं रैंक हासिल की। आप समझ सकते हैं कि वो पिता के प्रेशर के कारण या पिता के पुनः पुनः इंसिस्ट करने के कारण इस आईसीएस एग्जाम में बैठे, उन्होंने इसे क्लियर किया जबकि उनका मन नहीं था। मन ना होने के बाद भी वो इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने इस एग्जाम को बड़ी आसानी से क्लियर कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने उनके जीवन में कि वे किन्हीं कारणोंवश, उस समय इंग्लैंड में घुड़सवारी की परीक्षा भी की जाती थी, उसको ऑर्गेनाइज कराया जाता था और वे इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सके और कहीं ना कहीं यही कारण था कि वे आईसीएस में नहीं लिए गए। लेकिन उन्होंने रिटन एग्जाम बढ़िया तरीके से क्वालिफाई किया था। चूंकि अरविंदो घोष, हम सभी जानते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर थे और लिबरल थॉट्स थे उनके। भारत को अंग्रेजों से पूर्णतः मुक्त कराना चाहते थे, भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। प्रारंभ में वे पार्शियल इंडिपेंडेंस के पक्षधर थे, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1893 यानी 1893 में वे भारत लौटे और वहां के गायकवाड़ नरेश, जो कि बड़ौदा राज्य से संबंधित थे, यानी बड़ौदा स्टेट में इनको अच्छी नौकरी की ऑफर थी और यहाँ इन्होंने 13 वर्षों तक नौकरी की। लेटर ऑन वे सेटलमेंट विभाग, स्टाम्प डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया और बड़ौदा कॉलेज में कहीं ना कहीं प्राध्यापक रहे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव गुण भी थे और वे एक अच्छे टीचर भी थे। लेकिन वे अध्यापन के साथ अपना काफ़ी समय लिटरेचर में भी देते थे तथा इस सर्विस की अवधि में, अध्यापन की अवधि में उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं पर भी अच्छा कमांड हासिल कर लिया। वे संस्कृत पढ़ना पसंद करते थे तथा अन्य भारतीय भाषाओं को भी इक्वली रिस्पॉन्स देते थे और यही कारण है कि उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषदों का अध्ययन किया और एंशिएंट कल्चर से वे बहुत प्रभावित थे। 1901 में उनका विवाह मृणालिनी देवी के साथ हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और इसका परिणाम क्या हुआ कि वे कलकत्ता आकर स्वतंत्र होकर, यानी किसी भी नौकरी के बंधन में नहीं थे, और कलकत्ता आकर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। और क्या हुआ कि इसी बीच उन्होंने कलकत्ता के राष्ट्रीय कॉलेज में प्राचार्य का कार्यभार भी संभाला। तो इस तरह से उनका जो समय था फ्रीडम फाइटर के रूप में तथा अध्ययन और अध्यापन में गुजरता था। वे अरविंदो घोष यानी अरविंदो घोष जो थे वो स्वामी विवेकानंद से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। अपनी राइटिंग्स के थ्रू वे इस तरह के आर्टिकल्स लिखते थे जिनसे कि जनमानस पर स्वतंत्रता का या स्वतंत्रता के महत्व को समझने का प्रभाव पड़े। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वो एक राइटर भी थे, तो उन्होंने वारिंद्र घोष के युगांतर में विभिन्न लेख लिखे, विभिन्न प्रकार के जो आर्टिकल्स थे उनको पब्लिश कराया। वे वंदे मातरम साप्ताहिक में सम्मिलित हुए तथा कर्मयोगिन नाम का उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र स्वयं निकालना शुरू किया। उनके जीवन में इस तरह के उपक्रम चल रहे थे, लेकिन 4 मई 1908 को अलीपुर बम कांड में उनको आरोपी बनाया गया तथा अलीपुर जेल में रखा गया और 13 अप्रैल 1909 को देशबंधु चित्तरंजन दास के विभिन्न प्रयासों से, उनकी कुशल पैरवी से, उनके अकाट्य तर्कों से
अरविंदो घोष को जेल से मुक्त कर दिया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अरविंदो घोष के जीवन में विभिन्न अप्स एंड डाउन्स आए और उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न पड़ावों को फेस किया। जेल में रहने की अवधि में उनके जीवन में, या ये कहें कि उनके विचारों में एक अभूतपूर्व क्रांति आई, एक अपूर्व क्रांति आई, और उसके कारण वे पॉलिटिक्स से, यानी जो सक्रिय राजनीति थी, उससे अलग हो गए और अपनी आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1910 ईस्वी को फ्रेंच उपनिवेश वे फ्रांस 4 अप्रैल 1910 को फ्रेंच उपनिवेश पांडिचेरी चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य किया। आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे और 1910 से 1917 तक उन्होंने वहां पर गुप्त साधना की, यानी वे जनमानस से, या ये कहें कि जनता जनार्दन से मिलते नहीं थे, अपना सारा समय स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ही देते थे। और 1926 में उन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की और इसके बाद 1943 में अरविंदो स्कूल की स्थापना की गई और लेटर ऑन जिसे अरविंदो यूनिवर्सिटी या अरविंदो विश्वविद्यालय कहा जाता है। पांडिचेरी में रहकर ही उन्होंने सर्वांग योग की साधना की और जो उनकी सर्वांग फिलॉसफी है, यानी जो अरविंदो का सर्वांग दर्शन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे वो एक महायोगी बने तथा 5 दिसंबर 1950 को उन्होंने महासमाधि ले ली। कहने का अभिप्राय यह है कि जो अरविंदो की फिलॉसफी है वो यह फिलॉसफी बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंदो को समझने के लिए अरविंदो की फिलॉसफी को समझना आवश्यक है। चूंकि ये एक राइटर भी थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उनको पब्लिश कराया। इनके दर्शन को समझने से या इनके व्यक्तित्व को समझने से, पढ़ने से ये पता चलता है कि ये एक आदर्शवादी दार्शनिक थे और उपनिषद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे। एंशिएंट कल्चर को तरजीह देते थे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अरविंदो ने ये माना कि जो विश्व है, विश्व के जो समस्त प्राणी हैं, उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए और वो उद्देश्य ये है कि अखंड चेतना की प्राप्ति, यानी जो सुपर नेचुरल पावर है उसको हम जाने। अरविंदो ने ये कहा कि मानव की जो चेतना है वो वैश्विक चेतना से किस तरह से अपने मानसिक स्तर को जोड़ती है तथा मानव में इतनी शक्ति व्याप्त है कि वह स्वयं अतिमानव बन जाए, यानी इन्होंने सुपरमैन की थ्योरी को डिफाइन किया। श्री अरविंदो ने ये माना कि मानवता, विश्वात्मा और परमात्मा तीनों ही सत्य हैं। तो हम कह सकते हैं जो इनके फिलॉसफी है या इनके जो दार्शनिक विचार हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने सुपरमैन की थ्योरी को डिफाइन किया, इन्होंने पुरुष की थ्योरी को डिफाइन किया, योग क्या है इसको डिफाइन किया। अरविंदो के विचार को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि सुपरमैन की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है। सुपरमैन यानी अति मानव का जो कॉन्सेप्ट है वो अरविंदो के अनुसार क्या है। कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य दर्शन में, हमारे एंशिएंट कल्चर में या वेद पुराण उपनिषदों में जिसे परम तत्व, ईश्वर, सर्वव्यापी, सर्वात्मा या विश्वात्मा कहा गया है, जिसे गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है, उसको ही श्री अरविंदो ने सुपरमैन कहा, यानी अति मानव के शब्दों से अभिहित किया। सत, चित और आनंद इस अतिमानव की प्रमुख विशेषता है जो कि सार्वभौमिक स्तर पर विद्यमान है। अतिमानव के संबंध में श्री अरविंदो का कहना है कि यह जो सत्ता है ये हमेशा से विद्यमान रही है। अच्छा, इस शक्ति की इन्होंने एक और विशेषता बताई है। उन्होंने माना है अतिमानव का जो कॉन्सेप्ट है या जो सत्ता है वह हमेशा से शाश्वत है, यानी एटर्नल है, और जगत की जितनी भी शक्ति है या ये कहें कि जगत के जितने भी दृश्य हैं उनके पीछे ये अदृश्य सत्ता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं विद्यमान है और इसी अति मानव के द्वारा संपूर्ण जगत की जो क्रिया है या प्रक्रिया है वह नियंत्रण में रहती है। श्री अरविंदो ये भी मानते थे कि कहीं ना कहीं मनुष्य मन, प्राण, आत्मा, शरीर का जो आवरण है उसको हटाकर ही उस वास्तविक सत्य को या उस परम सत्ता को पहचाना जा सकता है। यानी सांसारिक जो माया मोह है, यदि हम उसको हटा दें, वेद पुराण उपनिषदों की भाषा में कहें, यदि हम इन सब चीज़ों को हटा दें तो उस परम तत्व को पहचाना जा सकता है, उस तक पहुंचा जा सकता है। और इसके लिए श्री अरविंदो ने जो मार्ग बताया वह ज्ञान,
प्रेम और क्रिया यानी नॉलेज, लव एंड एक्टिविटी, इन सब का समन्वित प्रयास करेंगे हम सभी जब, तभी अतिमानव का जो कॉन्सेप्ट है या सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा जा सकता है। इसी तरह से इन्होंने पुरुष के कॉन्सेप्ट को भी विकसित किया। इनकी फिलॉसफी में अतिमानव के साथ पुरुष का कॉन्सेप्ट भी महत्वपूर्ण है। पुरुष से क्या मतलब है? पुरुष का मतलब है कि जितने भी संसार विश्व प्राणी हैं या विभिन्न प्रकार के जो क्रीचर्स हैं उनमें एक आत्मा निवास करती है या उस आत्मा का अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य या मानव आत्मा का उद्देश्य है परम शक्ति को या उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करना। श्री अरविंदो ये भी मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य में एक आत्मा विद्यमान है जो कि परमात्मा का अंश है, और ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे वेद पुराण उपनिषदों में भी उल्लेख किया गया है कि सर्व खलु इदम ब्रह्मम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि कहकर यही बात को या इसी तथ्य को प्रमाणित किया गया है। हमारा व्यक्तित्व, मानवीय व्यक्तित्व भले ही पृथक हो, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम कहीं ना कहीं उस पराशक्ति से संबंधित हैं, ऐसा अरविंदो ने बताया। इसके अतिरिक्त श्री अरविंदो ने लाइफ डिवाइन में, अपनी जो एक पत्रिका थी लाइफ डिवाइन में, उन्होंने योग शक्ति के महत्व को भी प्रतिपादित किया, चूंकि उनका समस्त जीवन योग की ही कहानी था। श्री अरविंदो ऐसा मानते थे कि योग शक्ति के माध्यम से ही अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है, आत्म पूर्णता को पाया जा सकता है, यानी जो कंप्लीटनेस है या लाइफ की जो पूर्णता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा श्री अरविंदो मानते थे। श्री अरविंदो का समस्त जीवन योग की कहानी था और वे समस्त जीवन को एक योग की भांति ही देखते थे तथा प्रकृति और मनुष्य दोनों में ही सुपर नेचुरल पावर का या सुपर नेचुरल एग्जिस्टेंस को अनिवार्य रूप से मानते थे। श्री अरविंदो ये भी कहते थे कि योग करने के लिए योग के कई स्तरों को पार करना पड़ता है और इसके लिए निरंतर और सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी आंतरिक अनुभूति या आध्यात्मिक अनुभूति हो सकती है। यानी सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी आत्मा को सर्वप्रथम शुद्ध करें और उसके बाद सद्वृत्तियों की ओर अग्रसर हों। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।